हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। तो इस वीडियो में आपसे मैं रिक्रूटमेंट जो शेयर करने वाला हूँ वो है नाबार्ड के अंडर जो हर साल मोस्टली वैकेंसी निकलती है फॉर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पोजीशन के लिए, आरडीपीएस एंड राजभाषा सर्विस के लिए। तो इसमें जो वैकेंसी है इस साल वो है 168। स्ट्रीम वाइज कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन पैटर्न कैसा है, एग्जाम डेट क्या रहेगा और अप्लाई कैसे करना है, सारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपको ये वीडियो में मैं समराइज कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सको। अप्लाई करने के लिए भी आपको कहीं पे जाने की जरूरत है नहीं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो खत्म होते ही आपको नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अच्छे से वीडियो देखिए और बाद में आप डायरेक्टली अप्लाई करो। तो सबसे पहले चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। 18 जुलाई यानी कि आज ही से इसके फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुके हैं और 7 अगस्त तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन ही जो है फॉर्म फिलअप करना है, कुछ भी ऑफलाइन आपको नहीं भेजना है। 7 सितंबर 2022 यहाँ पे टेंटेटिवली प्रीलियम का जो है फेज 1 का जो है वो एग्जाम का डेट रहेगा। पैटर्न आपको आगे बताऊंगा, क्या पैटर्न रहेगा, कैसे आपको क्वालिफाई करना है, कौन से सेक्शन से, वो सारी चीजें भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन टेंटेटिवली 7 ऑफ सितंबर 2022 को एग्जाम होने की इसकी जो है प्रोबेबिलिटी है। बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो एम जो आरडीबीएस का जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर का, उसमें लगभग यहाँ पे 12 स्ट्रीम्स है जिसमें इसमें वैकेंसीज है। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है हर साल जनरल में ही होता है, जनरल स्ट्रीम में, और उसमें ही सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस भी आते हैं। तो टोटल वैकेंसी जनरल में जो है 80 है। और उसी जनरल स्ट्रीम में अगर आप देखोगे तो ओपन के लिए 33, 12 एससी के लिए, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 21 वैकेंसी और 8 वैकेंसी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए है। बाकी एग्रीकल्चरल के लिए 5 वैकेंसी, उसके बाद में फिशरीज। तो जो भी वैकेंसीज है आपके कैटेगरी वाइज आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में फॉरेस्ट्री के लिए 2। ध्यान देना कि आपका जो कास्ट है यानी कि आपका कैटेगरी है, बाकी स्ट्रीम के लिए यहाँ पे वैकेंसी कुछ कुछ स्ट्रीम के लिए नहीं है, कुछ कुछ कैटेगरीज के लिए नहीं है। सो वो चीजें ध्यान रखना। उसके बाद में लैंड डेवलपमेंट सॉइल साइंस के लिए 3 वैकेंसी। उसके बाद में प्लांटेशन उसके लिए है लगभग 2 वैकेंसी। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3। एनवायरमेंटल जो है इंजीनियरिंग उसके लिए है 4 वैकेंसी। फाइनेंस में भी अच्छी खासी वैकेंसी है 30। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्ट्रीम है उसके लिए भी 25 तक वैकेंसी है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर एग्री मार्केटिंग के लिए 2 वैकेंसी है। एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट के लिए 3 वैकेंसी, ऐसे मिला के 168। और जो एम राजभाषा है सर्विस उसके लिए 7 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। ओके, तो ये है टोटल 168 वैकेंसी। अगर देखे जाए तो पीडब्ल्यूडी के लिए 7 और ये एक 8 वैकेंसी यहाँ पे टोटल आपको पीडब्ल्यूडी के लिए टोटल वैकेंसी है। ओके, उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज भी कंसीडर की गई है जो यहाँ पे डॉलर साइन में। ओके, सो वो आपकी जो है बैकलॉग वैकेंसी है जो इसमें इंक्लूड हो चुकी है। उसके बाद में नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। सो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस और राजभाषा फ्रॉम अमॉन्ग द ऑप्शंस गिवन अ टेबल। ओनली वन ऑप्शन, ये चीज याद रखना, ओनली वन ऑप्शन। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट or discipline of his or her choice. तो multiple application across within disciplines for grade A, only the last application submitted will be considered. अगर आप दो, एक या एक से ज्यादा स्ट्रीम या फिर डिसिप्लिन को अप्लाई करते हो तो आपका जो लास्ट एप्लीकेशन है वही कंसिडर होगा, बाकी आपके जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। तो कोशिश करना आप एक ही भरना क्योंकि बाकी मल्टीपल आप नहीं भर सकते हो। ओके, उसके बाद में बात करेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन अभी। इसमें जो है जनरल स्ट्रीम के लिए बहुत सिंपल है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। अगर आपका बैचलर डिग्री हुआ है, एनी ग्रेजुएट हो आप, 60% आपके मार्क्स है, आप अप्लाई करो। अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट्स हो तो आपको 55% है। वही अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट भी हुआ है यानी कि एमबीए पीजीडीएम अगर आपका हुआ है तो 55% उसमें भी आता है ओपन के लिए, और एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे होता है आपका 50%। ओके, तो और उसके बाद में आप सी ए सी एस या फिर आईसीडब्ल्यू या फिर पीएचडी भी आपका हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। एग्रीकल्चरल के लिए जो है स्पेसिफिकली यहाँ पे जो चाहिए वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी 60% एंड 55% फॉर एस सी एस टी। वही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 55%, एस सी एस टी के लिए जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से एस सी के लिए वैकेंसी नहीं है तो बाकी एस टी और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 50% यहाँ पे। फिशरीज के लिए आपका जो फिशरी जो साइंस, फिशरीज साइंस का जो डिग्री है वो अगर आपका होगा देन अप्लाई करो। परसेंटेज क्राइटेरिया सेम रहेगा दोस्तों, याद रखना ग्रेजुएशन के लिए 60 फॉर ओपन एंड 55% एस सी एस टी।
और पीडब्ल्यूडी। वही पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको 55 उसमें होना चाहिए और 50 SC ST अगर आपका होगा तो ये पैटर्न सेम रहेगा। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मैं फास्टली बता देता हूँ। फॉरेस्ट्री के लिए अगर आपका जो है वो है डिग्री इन फॉरेस्ट्री सिंपली। लैंड डेवलपमेंट सॉइल साइंस के लिए जो आपका, उसमें अगर आपका बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चरल या फिर एग्रीकल्चरल जो होता है सॉइल साइंस एंड एग्रोनॉमी अगर उसमें हुआ है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। वही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई होता है। प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर के लिए जो है आपका, अगर आपका बैचलर डिग्री इन हॉर्टिकल्चर है देन यू कैन अप्लाई। सिविल इंजीनियरिंग अगर आपका इंजीनियरिंग डिग्री हुआ है देन यू कैन अप्लाई विद द पर्टिकुलर परसेंटेज। बैचलर डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो ईई है उसमें भी अगर आपका हुआ है तो आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग साइंस इसके लिए आप एलिजिबल हो। फाइनेंस के लिए जो अच्छी खासी है वैकेंसी कंपेयर करें तो इसके लिए आपका जो है बीबीए फाइनेंस या फिर बैंकिंग, बीएमएस फाइनेंस या फिर बैंकिंग, और परसेंटेज आपका वैसा ही रहेगा। ये चीज याद रखना। उसके बाद में अगर आपका 2 इयर्स फुल टाइम पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है फाइनेंस तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम एमबीए फाइनेंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। या फिर आपका बैचलर ऑफ फाइनेंस फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस विद 60% देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। उसके बाद में अगर आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपका अगर सीए भी हुआ है या फिर बाकी भी आपका जो है जैसे कि सीएफए हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। कंप्यूटर या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें अगर आपका बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यू कैन अप्लाई। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट भी हुआ है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल विद द 55%। एग्रीकल्चर मार्केटिंग या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आपका जो है क्वालिफिकेशन वो रहेगा बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग या फिर एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट दैट इज एबीएम विद 60%। अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन भी चलेगा। डेवलपमेंट मैनेजर का जो पोस्ट है आखिरी स्ट्रीम मेरे ख्याल से एम के लिए, ग्रेड ए आरडीबीएस के लिए। सो इसमें डेवलपमेंट मैनेजमेंट, सोशल वर्क, डेवलपमेंट ड्यूटीज में अगर आपका बैचलर डिग्री हुआ है देन यू कैन अप्लाई इजीली। अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो 7 पोस्ट है राजभाषा के असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के। उसके लिए आपका जो है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम विद द हिंदी और इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट विद द 60% अगेन। और वही पीजी डिप्लोमा हुआ है तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन दैट इज हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा फॉर 1 ईयर देन यू आर एलिजिबल। या फिर मास्टर डिग्री आपका हिंदी में है विद मिनिमम 60% आप एलिजिबल हो। इंग्लिश में है तो भी आप एलिजिबल हो। मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी वाइस वर्सा जो भी है। अब यहाँ पे जो है एग्रीगेट सिस्टम दिया है कि अगर आपका सीजीपीए में है तो आपका किस प्रकार से आपका 6.75 सीजीपीए को यहाँ पे 60% है, वही 6.25 को 55% है। जैसे कि पीजी के लिए 55 तो आपका इतना पॉइंटर होना चाहिए, बैचलर के लिए इतना है तो इतना होना चाहिए, 5.75 50% के लिए, 5.25 जो है 45% के लिए। सो ये सारी चीजें नाउ आगे की चीजें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है इंडिकेटिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचर ऑफ वर्क इन ए डिसिप्लिन, यानी कि आप जो भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हो उसका नेचर ऑफ वर्क यहाँ पे दिया है आपको। आगे अगर आपका हो जाता है सिलेक्शन तो आपको हर स्ट्रीम के अंडर क्या क्या काम करना पड़ सकता है, ये चीजें जो है वो आपको नेक्स्ट मतलब जो वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज वगैरह जो बताऊंगा, या फिर जब आपका फेज 2 हो जाएगा मेंस एग्जामिनेशन या वगैरह हो जाएगा तब ये चीजें ज्यादा जरूरी होगी कि आपको कैसे आगे की प्रोसीजर फेस करनी है और आगे के सिलेक्शन क्राइटेरिया में कैसा इसका यू, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना कि आपका रोल क्या रहेगा और आपको रोल वाइज आपका काम क्या रहेगा। ओके तो मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप अभी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है सारी चीज को, लेकिन आपको आगे जाके जब आपका प्रीलियम वगैरह हो जाएगा तब आपको ये यूजफुल है। अब बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। सो 21 से 30 साल का एज विल बी एलिजिबल। अब बात करेंगे एससी के लिए 5 साल, एसटी के लिए 5 साल, वही सारा रिलैक्सेशन जो हमेशा होता है, 3 साल ओबीसी, 10 साल पीडब्ल्यूडी, और पीडब्ल्यूडी प्लस आपके कैटेगरी भी होंगे तो उसने आपको ऐड करने हैं। अब है आपका प्रीलियम का जो है एग्जाम स्ट्रक्चर, अब ये ध्यान से सुनो 2 मिनट। सो ये है आपका स्ट्रक्चर जिसमें आपको नंबर ऑफ सीरियल नंबर दिख रहे 8, और इसमें कैसा आपका सिलेक्शन रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें जो है टेस्ट ऑफ रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश जो रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स,
कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एप्टी 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स, देन डिसीजन मेकिंग विल बी 10 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चन। उसके बाद में जीए जो है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो दो सेक्शन है वो है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज विच इज फोकस्ड ऑन रूरल इंडिया, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फासिस ऑन रूरल इंडिया वो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अब इसका क्वालिफाइंग स्ट्रक्चर कैसा है वो अच्छे से सुन लो। कॉम्पोजिट आपको जो मिलेंगे वो है 120 मिनट्स, इसका मतलब आपका होता है 2 घंटे। अब 2 घंटे यानी कि 120 मिनट्स आपको मिलेंगे लगभग 200 क्वेश्चंस। आपको देखे जाए तो 8 पार्ट्स में है टोटल, लेकिन आपका सिलेक्शन पैटर्न कैसा रहेगा, इसको 100 में डिवाइड किया है फॉर सिलेक्शन। तो पहले जो आपको 5 नंबर तक दिखाई दे रहे हैं डिसीजन मेकिंग तक, वो है आपके टोटल 100। ओके, और इसमें जो आपके जो टोटल 100 है उसका क्वालिफाइंग सेक्शन आपका रहेगा, यानी कि क्वालिफाइंग के लिए ही वो रहेगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, एप्टी एंड डिसीजन मेकिंग विल बी ओनली फॉर क्वालिफाइंग सेक्शन, मतलब आपको सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है। अब बात करते हैं, अगर आप ये क्वालिफाइंग सेक्शन क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका जो है 6 7 8 आता है फोकस में, यानी कि वो आपका मेरिट सेक्शन होगा, और वो 100 मार्क्स का आपका डिपेंड करता है आगे सिलेक्शन के लिए। सो दैट इज योर मेरिट सेक्शन जीए जो मैंने आपको बताया, और जो है इकोनॉमिक्स एंड सोशल एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल वो आपका मेरिट सेक्शन रहेगा। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर मेन एग्जाम यानी कि आगे की फेज के लिए विल बी डन ओनली ऑन द मेरिट सेक्शन ओनली। लेकिन अगर आप मेरिट सेक्शन स्कोर करके भी मतलब नहीं, अगर आप क्वालिफाई जो है पहले 5 सेक्शन जो है वो आप क्वालिफाई या पहले 5 पार्ट आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, सो हर एक सेक्शन यहाँ पे जरूरी है, लेकिन फोकस्ड आपका जो है मेनली 6 7 8 पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये क्वालिफाई भी करते हो और आपका इसमें स्कोर कम होता है, सो दैट विल बी इशू। इसका जो है जैसे कि बाकी जो लास्ट वाले दो जो आपके 40 40 80 मार्क्स के, वो पुराने क्वेश्चन जो है पिछले साल या उससे पिछले साल जो हुए थे वो मैं आपको शेयर कर दूंगा आगे, जब थोड़ा ये इसका जो एग्जाम फॉर्म का डेट वगैरह जब लास्ट वगैरह रहेगा उस टाइम पे मैं आपको वो सारे शेयर कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, ये पे तो आप सब्सक्राइब करके रखो। ओके, उसके बाद में आते हैं मेन एग्जाम का टेस्ट स्ट्रक्चर। अगर आप क्लियर हो जाते हो तो आपका मेन एग्जाम कैसा रहेगा फॉर जनरलिस्ट, जो आपका जनरलिस्ट स्ट्रीम के लिए वो कैसा रहेगा। सो पेपर 1 आपका रहेगा जनरल इंग्लिश, जिसमें आपका पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव 3 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स 90 मिनट्स, एंड आपको टाइप करने कीबोर्ड से। अब बात करेंगे ईएसआई एंड एआरडी, आपका जो रहेगा वो पेपर 2 रहेगा, वही ईएसआई जो एआरडी आपका जो इसमें था, बस इसमें थोड़ा आपको ब्रीफली पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव और आपको डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव 30, मार्क्स आपको 50 मिलेंगे। वही डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, 6 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स ईच, ओके, एंड 2 of 10 मार्क्स ईच। सो दैट इज योर 50 मार्क्स एंड 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर आपको मिलेगा इसके लिए, एंड ये भी आपको जो है टाइप करना है। ओके, आइदर इन इंग्लिश या फिर हिंदी ये चलेगा। सो ये आपका रहेगा जनरलिस्ट के लिए फॉर पर्टिकुलर मेन एग्जामिनेशन। ओके, सो यहाँ पे आपको जो है जनरल इंग्लिश के लिए 90 मिनट्स, इसको 30 प्लस 90 यानी कि आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको पेपर 2 के लिए यहाँ पे मिलेंगे। सो इस प्रकार से आपका रहेगा, और याद रखना है सेक्शनल टाइमिंग है। इसके बाद आपका ये चेंज हो जाएगा, हर एक के लिए सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे है, जो पहले प्रीलियम के लिए कॉम्पोजिट था आपका। अब आते हैं स्पेशलिस्ट की, और जो पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट है उसके बारे में। सो यहाँ पे आपको कैसे पूछा जाएगा, सिंपली वही पैटर्न रहेगा, बस यहाँ पे जो आपको ईएसआई एंड एआरडी पूछा गया था, अब आपको पूछा जाएगा स्पेसिफिक जो स्ट्रीम है, यानी कि आपका उसके ऊपर आपका वो पेपर रहेगा। फिर आप अगर सिविल या फिर आपका जो भी ये आपका बैकग्राउंड है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी का आपको जो है यहाँ पे सिलेबस फॉर स्पेसिफिक पेपर पूछा जाएगा। हो सके तो आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो। सो यहाँ पे जो टेक्निकल डिसिप्लिन है वही सारे डिसिप्लिन है, तो आप ये भी पढ़ के देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि स्पेशलाइज डिसिप्लिन जो है ये सारे हैं। ओके, जनरल जो स्ट्रीम छोड़ के, सो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट जो है राजभाषा का। इसमें भी आपका जो पैटर्न है लगभग सेम रहेगा, लेकिन आपको स्ट्रीम स्पेसिफिक यहाँ पे पूछा जाएगा अगेन राजभाषा के लिए, जो आपका पर्टिकुलर आपका जो एजुकेशन हुआ है उसके बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। इंटरव्यू आपका जो होने वाला है वो 50 मार्क्स का, ऑब्वियसली आपका ये फेज 3 रहेगा। फेज 1 फेज 2 और फेज 3 में ये पूरा आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब कितने कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सो द कॉलिंग रेशियो टू क्वालिफाई फॉर द मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू would be maximum of
1:25 और 1:3। ओके, तो रिस्पेक्टिवली इतने बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। सो ये चीज याद रखना, रिस्पेक्टिवली द रेशो में भी सुटेबिलिटी रेड्यूस और वो सारी चीजें हो सकती है, जैसे जैसे वो चेंजेस होते हैं या फिर मार्क्स कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, वो सारी उस पे, लेकिन वो सारे ऑथोराइज नाबार्ड की तरफ है, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली यही रहेगा आपका 1:3 एंड 1:25। 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा जहां जहां पे भी आपका ऑब्जेक्टिव है फेज 1 फेज 2। कट ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 में बी अप्लाइड इन 2 स्टेजेस, ऑन टेस्ट, ऑन स्कोर इंडिविजुअल टेस्ट एंड टोटल स्कोर। तो वही मैं आपको बताया कि आपको इंडिविजुअल भी क्लियर करना है और आपको टोटल स्कोर भी क्लियर करना है, जो बैंकिंग के लिए भी होता है, सेक्शनल कट ऑफ जिसको हम बोलते हैं। सिंस द वैकेंसीज आर ये जो है ये मार्क्ड डिसिप्लिन वाइज, मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी, ईच स्टेज विल बी प्रिपेयर्ड डिसिप्लिन वाइज, इवन कैटेगरी वाइज भी आपका चेंज होगा, तो ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। Okay, so only the such candidates who score the minimum cutoff marks or above in the main examination will be shortlisted for interview. Definitely सभी को इंटरव्यू के लिए नहीं भेजा जाएगा, शॉर्टलिस्टिंग होगा। अब आते हैं सिलेबस की तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस जो है यहाँ पे है। सो फॉर ग्रेड ए यानी कि आरडीबीएस डिसिप्लिन 1 to यहाँ पे 11 इन टेबल 1, एंड बाकी का आपको आगे मिल जाएगा। सो पेपर 1 इंग्लिश में क्या क्या रहेगा, ऐसे राइटिंग एंड ऑल दैट। वही पेपर 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ईएसआई एंड एआरडी, उसमें कौन से आपके जो है कंटेंट्स रहने वाले हैं, वो भी यहाँ पे दिए। तो इसको कंटेंट को आप अच्छे से सेव करके रखो और उसी हिसाब से पढ़ाई आपका जो है चालू रखो। ऑलरेडी पढ़ भी रहे होंगे, सो रिवाइज करो। सो ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है। ओके, ये है आपका मेरे ख्याल से ईएसआई का, एंड दिस वन इज फॉर आपका आता है एआरडी का। सो यही सिलेबस आपका रहेगा। ओके, सो उस हिसाब से पढ़ाई शुरू करो। यस, उसके बाद में आते हैं द सिलेबस फॉर मेन एग्जामिनेशन पेपर 2 फॉर ग्रेड 1 स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन 2 to 6 इन टेबल 1 एंड ग्रेड 1 विल बी अपलोडेड। हाँ, तो ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा, जैसे जैसे एग्जाम आएगा या फिर जैसे जैसे लास्ट डेट आएगा आपको मैं वो शेयर कर दूंगा। अब आते हैं प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी यहाँ पे होता है फॉर जो रिजर्वेशन कैटेगरीज के एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए, तो आप चाहे तो चूज कर सकते हो, जो हमेशा होता है, बैंकिंग में भी होता है। अब देन नेक्स्ट है आपका एग्जामिनेशन सेंटर। सो बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर है जो बैंकिंग के, वही सारे होंगे मोस्टली आपके स्टेट में, जो भी नजदीक होगा वो आप वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ऑप्शंस पूछे जाएंगे आपको, एंड रिस्पेक्टिवली आपको वो मिलेंगे और बाद में चेंज नहीं हो सकते हमेशा की तरह। मेन एग्जामिनेशन कम होते हैं सेंटर्स, वो भी आपको पता है। Then interview will be held at a few of the above cities which will be communicated in interview letter. Hope so आपका इंटरव्यू तक आप पहुंच जाओ, आगे भी पहुंच जाओ, तो आपको जो है वो पता चल जाएगा आगे। एग्जाम एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी 150 है SC ST PWD, और ऑल अदर्स के लिए 800 है। ओके, तो ये आपकी फीस रहेंगी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका पे स्केल भी यहाँ पे दिया, बहुत अच्छा है ये अपॉर्चुनिटी, पे स्केल भी बहुत अच्छा होता है नाबार्ड का, वन ऑफ द बेस्ट। एंड नाउ बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। सो आपको मैं अभी जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ दैट इज योर एप्लीकेशन डैशबोर्ड। ये मोस्टली आईबीपीएस का ही होता है, जैसे करते हैं सेम पैटर्न में, अगर आपने इससे पहले बैंकिंग में अप्लाई किया होगा आईबीपीएस एसबीआई सेबी वगैरह, वैसे ही आपका रहेगा। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, देन यू कैन स्टार्ट योर एप्लीकेशन। अब क्या क्या चीजें लगेंगी आपको एप्लीकेशन करते टाइम वो भी बता देता हूँ, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। सो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब एंड हैंड रिटन, चार चीजें जो आपको हमेशा लगती है, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे भी जरूरी है। अब अगर आपने के पास ये नहीं होगा तो पहले स्कैन करके रखो। फोटोग्राफ याद रखना आपका जो है वो रिसेंट यानी कि 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5, उसका कितना केबी में चाहिए, जेपीजे फॉर्मेट में चाहिए, वो मैं आगे आपको डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ नेक्स्ट इसमें। सो सिग्नेचर जो है ब्लैंक इंक से ही करना, उसको कैपिटल में मत करना। लेफ्ट थंब जो है वो भी व्हाइट पेपर पे ब्लैक या फिर ब्लू इंक से आप करो। एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है ब्लैक इंक से। ये है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आए आपका नाम लिखना है यहाँ पे। ओके, और उसके बाद हियर बाय डिक्लेयर एंड ऑल दैट यू नीड टू राइट डाउन, और आपको उसको स्कैन करना है। ओके, सो ये चार चीजें आपको जरूरी है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, ये तो मैंने बता दिया, क्लिक हियर फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट। फीस तो ऑनलाइन पे करनी है, ना चलन ना कुछ। अब आते हैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में कि क्या फोटो का साइज चाहिए, तो 20 to 50 इतना याद रखना, 20 to 50 एंड जेपीजे फॉर्मेट। देन आपका जो है सिग्नेचर वो कितना चाहिए, 10 से 20 केबी। वही लेफ्ट थंब आपका कितना चाहिए, 20 से 50। वही आपका जो मेरे ख्याल से हैंड रिटन जो आपका डिक्लेरेशन है वो 50 से 100।
सो ये आपका रहेगा। साइज भी दिया है यहाँ पे पिक्सेल्स में, तो वो भी आप राइट डाउन करके रखो, नोट डाउन करके रखो, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको ऐसा नहीं कि तब आप एडिट करते बैठो। ओके, सो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट मैंने बता दी है। कॉल लेटर आपको मिल जाएगा 10 से 15 दिन पहले, इसका आ जाता है 7 सितंबर जो डेट बताया मेरे ख्याल से, उससे अगस्त में ही आपको मिल जाएगा, अगर वो डेट पे ही होगा तो। मोस्टली होगा ही, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो डेट जो है वो चेंज होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें जो है टिल नाउ, मतलब आपको करने के लिए एप्लीकेशन वो सारी बता दी, सिलेबस भी यहाँ पे है। इन डिटेल तो मैंने नहीं बताया, लेकिन क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है उसमें, और आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा वो। लेकिन बाकी चीज़ें जो थी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वो मैंने बता दिया। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वगैरह मैं आपको दे दूंगा आगे के वीडियो में कुछ दिन में, तो आपको एक रेफरेंस मिल जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं क्या नहीं। बहुत अच्छा है अपॉर्चुनिटी, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, सो अप्लाई करो। दो लिंक मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, एक आपको जो सामने नोटिफिकेशन नजर आ रहा है पीडीएफ, वो भी आपको मिल जाएगा, और दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो दोनों चीजें मैं शेयर कर दूंगा, आपको ना कहीं जाने की जरूरत है, वीडियो देख लो एक बार और बाद में आप अप्लाई करो सिंपली। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो जो है वो आपको ये चैनल पे मिलते रहेंगे, और सारे जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है वो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। सो आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को हिट करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे जॉब पोस्टेड है, फिर वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या फिर टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी सेक्टर के हो, ऑफिशियल न्यूज़ वो आपको मिल जाएंगे ये चैनल पे। सो जाके वो भी चेक कर सकते हो। चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो इस चैनल को फॉर रेगुलर अपडेट। सो स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट, एंड जस्ट जल्दी जल्दी फिल करो फॉर्म, और अपना सेंटर अच्छे से ध्यान से डालना। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट।